हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप एक साइकिल चला रहे हो, इनफैक्ट कोई भी टू व्हीलर चला रहे हो, तो जब आप एक सर्कुलर टर्न लेते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है, राइट। और अगर आप बेंड नहीं होगे तो जो फ्रिक्शन है वो टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको दूसरे साइड ओवर टर्न कर सकता है या फ्लिप कर सकता है, राइट। तो क्वेश्चन वहाँ पे ये आया था कि ये केस हम लोग कार या फिर ट्रक के लिए तो नहीं देखते हैं, क्योंकि जो कार और ट्रक चलाता है, फोर व्हीलर चलाता है, तो वो जब टर्न लेता है सर्कल में तब वो तो बेंड नहीं होता। तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करके उनको क्यों नहीं गिरा देती दूसरे साइड, वहाँ ओवर टर्निंग क्यों नहीं होता। तो वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि वहाँ एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है। देखो, साइकिल का हम लोग को पता था, साइकिल के केस में क्या हो रहा था कि साइकिल के केस में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा था, राइट। और ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और नीचे वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो था वो सेंटर ऑफ मास के लाइन में था, और मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास के लाइन में अगर फोर्सेस हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो देयर वाज ओनली वन फोर्स, फ्रिक्शन, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था, और इसको ऐसे खींचोगे तो साइकिल को ऐसे इस डायरेक्शन में गिरा दे रहा था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये सारी चीजें ट्रक के केस में या फिर फोर व्हीलर के केस में क्यों नहीं हो सकता। ओके, देखो फोर व्हीलर के केस में क्या होता है, यहाँ पे चार टायर्स होते हैं। एक तो अगर जैसे मान लो ये ट्रक जो है वो ऐसे जा रहा है और अभी लेफ्ट में टर्न लेने वाला है, तो लेफ्ट में टर्न लेने वाला है, तो ये जो टायर्स है वो अंदर वाले टायर्स है और ये बाहर वाले टायर्स हैं। तो यहाँ पे भी देखो केस क्या होता है कि टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो ये अंदर वाले टायर्स की वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको मैं F1 मान रहा हूँ, और ये बाहर वाले टायर्स की वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है इसको मैं F2 मान रहा हूँ। तो टोटल फ्रिक्शन जो होगा इस बॉडी पर F1 प्लस F2 लगेगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान सकते हैं, तो वहाँ से एक वेट लगेगा नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। तो एक और फोर्स लग रहा है, राइट। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है वो नीचे रोड से, उसको हम लोग h मान लेते हैं। h हाइट पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दूसरी बात ये कि ये जो ट्रक है इस रोड को नीचे की ओर दबा रहा है, तो ट्रक भी क्या करेगा, रोड भी क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। अब दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हो सकता है ज़्यादा दबाया जा रहा है, यहाँ से कम दबाया जा रहा है, तो हम यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शन बना रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आएगा, दिस विल बी N1, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आएगा, ये N2। तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो ये दो नॉर्मल रिएक्शन N1 N2। सो N1 N2 वेट mg, F1 और F2 फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स इस ट्रक पे फिलहाल या कार पे, फोर व्हीलर पे लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है ये इसको फ्लिप या ओवरटर्न क्यों नहीं कर पाता, राइट। जैसे साइकिल को किया था तो इसमें क्यों नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अब कहानी सुनो ध्यान से। देखो, जब अगर मैं टर्न यहाँ पे ट्रक कंसिडर करूँगा या कोई भी फोर व्हीलर, तो ये अंदर का टायर्स है, ये बाहर का टायर्स है। नाउ सी, जो वेट है, वेट तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास सही लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास के लाइन में कोई फोर्स होगा तो वो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। तो वेट तो वैसे भी उसको कुछ नहीं कर पाएगा, घुमा नहीं पाएगा। घुमाने का काम कौन कर सकता है बताओ, फ्रिक्शन कर सकता है। तो एक फ्रिक्शन F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है, F1 प्लस F2। अब ये F1 प्लस F2 इसको ऐसे पकड़ के खींचेगा तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो F1 और F2 ये दोनों मिलकर एक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमा सकता है, राइट। दूसरी बात ये, इस टायर से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा है। अब N1 आप ध्यान से देखोगे कि अगर N1 ऐसे धक्का मार रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ। अगर मैं सेंटर ऑफ मास से अगर टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा, देखो इस पॉइंट के हिसाब से, कि ये ऐसे धक्का मार रहा है। तो जब ऐसे धक्का मारेगा तो ये कार को ऐसे टर्न करेगा, ट्रक को। तो इसका मतलब N1 भी जो क्या कर रहा है, उसको इसी डायरेक्शन में धक्का मार रहा है और इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो अब
F1, F2 और N1 ये तीनों मिलके इसको इस डायरेक्शन में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब N2 का देख लेते हैं। N2 तो यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन N2 क्योंकि यहाँ पे लग रहा है तो ये N2 क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब उल्टे डायरेक्शन में। तो उल्टे डायरेक्शन में N2 एक टॉर्क जनरेट करता है और ये N2 जो है उसको इस डायरेक्शन में गिराने से बचा लेता है, क्योंकि N2 का जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में है, उसको ऐसे घुमाता है N2। समझ में आ रहा है? तो ये जो बाहर के टायर्स हैं, ये बाहर के टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन उसको घूमने से बचा लेता है। समझ में आ रहा है? और उसको ओवरटर्न नहीं होने देता, इधर गिरने नहीं देता, इसलिए यहाँ पे ये ओवरटर्निंग नहीं होता। तो यहाँ पे अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको पता है कि इन तीनों के वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में घुमाएगा ट्रक को, और N2 के वजह से टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ट्रक को। अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाए तो ट्रक नहीं घूमेगा, और इनफैक्ट ऐसा ही होता है, ये दोनों टॉर्क जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और डायरेक्शन तो वैसे भी ऑपोजिट है दोनों टॉर्क का, तो इस ट्रक को वो घूमने नहीं देता या गिरने नहीं देता किसी डायरेक्शन में। सो टॉर्क ड्यू टू F1, F2 एंड N1 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द टॉर्क ड्यू टू N2। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, ट्रक नहीं घूमेगा। तो हम इनके वजह से टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देंगे। तो पहले एक काम करो, F1, F2 और N1 इनके वजह से क्या टॉर्क आ रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो आप इस पॉइंट से टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो और इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है सीधा साधा, टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड। तो मान लो इस पॉइंट से आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक काम करो, जो फोर्स है फोर्स का लाइन एक्सटेंड कर दो, ये पूरी लाइन आप एक्सटेंड कर दो ऐसे, और ये लाइन से इस पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो आप इस फोर्स में वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही काम करना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे। सो लेट्स सी, टॉर्क हमको किसके वजह से कैलकुलेट करना है, F1, F2 और N1 के वजह से। अब देखो F1, और हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट O, मतलब सेंटर ऑफ मास से हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, इसके अबाउट। देखो फोर्सेस F1, F2 कहाँ लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, देखो आपको करना क्या है, ये जो फोर्स है F1 के वजह से और F2 के वजह से टॉर्क का वैल्यू क्या होगा बताओ। फोर्स का लाइन एक्सटेंड कर दो आप, तो ये पूरा लाइन एक्सटेंड कर दिया, और इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, h है। तो टॉर्क क्या था बताओ, F1 प्लस F2, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल है, फोर्स F1 प्लस F2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से h, तो ये टॉर्क आ गया। ठीक है, दूसरा टॉर्क किसके वजह से कैलकुलेट करेंगे, N1 के वजह से। तो आप देखो N1 कहाँ पे लग रहा है बताओ, N1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ सी, टायर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस हम लोग a मान के चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज a, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। टायर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग a मान के चलते हैं। तो सी, अब ये फोर्स जो है N1 ऐसे लग रहा है सीधा, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, N1 इंटू a, राइट। और क्योंकि ये दोनों टॉर्क F1 प्लस F2 का टॉर्क और N1 का टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, है ना, ये ऐड हो गया। ओके, अब N2 के वजह से टॉर्क निकालते हैं। N2 के वजह से टॉर्क क्या होगा बताओ, N2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना है, ये भी a है, सो N2a। नाउ दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ N2। ये कहाँ पे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। अब ये दोनों टॉर्क तो मैंने बताया ना इक्वल है ना, इसके वजह से जो टॉर्क होगा और इसके वजह से जो टॉर्क होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उनका ऑपोजिट है। सो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू N2a, टॉर्क ड्यू टू N2a, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है इतना? ओके, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो ये केस तो हो गया। अब सुनो,
यहाँ पे हम फोर्सेस भी देख लेते हैं। फोर्सेस यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, ये जो 4 व्हीलर है ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो जब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर नीचे के फोर्सेस भी बैलेंस्ड है। तो ऊपर में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, N1 प्लस N2 है ना, N1 और N2, और नीचे में कितना लग रहा है, वेट mg लग रहा है। सो दीज आर नथिंग बट इक्वल। ये एक केस हो गया, राइट। दूसरी बात ये कि ये सर्कल में भी घूम रहा है, क्योंकि सर्कल में ट्रक जो है वो टर्न लेगा। तो ऐसे केस में जब ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम हमको पता है कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। तो ये जो फ्रिक्शन है F1 प्लस F2 इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। तो ये दो इक्वेशन भी हमने बना लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे देखो F1 प्लस F2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे आप लिख लो mv स्क्वायर अपॉन r इंटू एच प्लस, इसको एक काम करो आप दूसरे साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, N1 N2a माइनस N1a इज, ये केस हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम, क्या किया उन्होंने, 2। तो 2 से वैल्यू ले लिया, F1 प्लस F2 की जगह पे क्या लिख दिया, mv स्क्वायर अपॉन r h, और ये N1 और N2 को वहाँ, N1 माइनस a को वहाँ, N1a को वहाँ भेज दिया, ठीक है। अच्छा, इसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू एच इज इक्वल टू, a कॉमन आ जाएगा, सो N2 माइनस M1 इंटू a। ओके, ये केस आ गया ना। सी अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। तो N1 प्लस N2 का वैल्यू, और यहाँ पे N1 N2 माइनस N1 का वैल्यू मुझे बता दो, इक्वेशन 3 बाद में बनाते हैं। ये a नीचे आ जाएगा, तो N2 माइनस N1 का वैल्यू क्या होगा वो बताओ, इट विल बी mv स्क्वायर h अपॉन r इंटू a नीचे आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। तो अब सुनो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, N1 और N2 है और N1 और N2 यहाँ पे भी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, सो इक्वेशन 1 इज एडेड टू इक्वेशन 3। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, इट विल बी N1 प्लस N2 प्लस N2 माइनस N1, N1 प्लस N2 प्लस N2 माइनस N1, यही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो N1 माइनस N1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2N2। तो मैं डायरेक्ट 2N2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, mg है और यहाँ पे ये है, सो दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर h अपॉन ra। ओके, अब यहाँ से आपको N2 का वैल्यू मिल जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू mg अपॉन 2 प्लस mv स्क्वायर h अपॉन ra इंटू 2। तो ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन N2 है, उसका वैल्यू है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपको N1 मिल जाएगा। सो N1 प्लस N2 का वैल्यू क्या है, mg अपॉन 2 प्लस mv स्क्वायर h अपॉन 2ra इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू क्या होगा, N1 विल बी इक्वल टू mg माइनस mg बाई 2 विल बी इक्वल टू mg बाई 2, और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस mv स्क्वायर h अपॉन 2ra। ये N1 का वैल्यू आ गया अपने पास, नॉर्मल रिएक्शन 1, राइट। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखो ये ओवरटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले ही बता दिया था कि N1 N2 के वजह से जो टॉर्क है वो N1 और फ्रिक्शन के वजह से टॉर्क को बैलेंस कर देगा, और हम लोग को N1 और N2 ये दो नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यूज मिल गए, ऐसे ऐसे वैल्यूज होंगे। लेकिन अब ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप कितने भी स्पीड से अगर ट्रक को ले जाओगे तो वो टर्न नहीं होगा या फिर वो नीचे नहीं गिरेगा।
एक उसका एक पर्टिकुलर स्पीड होगा, अगर उस स्पीड से ज़्यादा आपने स्पीड कर दिया तो इनफैक्ट ये फोर व्हीलर भी इस तरह से टर्न हो सकता है, क्योंकि अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया काफ़ी तो फिर ये जो N2 है बाहर वाला टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन है, ये उतना टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कि इसको यहाँ पे टर्न होने से गिरने से बचा पाए। तो आपको एकदम ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है, एक पर्टिकुलर स्पीड होगा उसको पार नहीं करना है। तो मान लो अगर उस स्पीड को अगर आप पार कर जाते हो तो फिर N2 का जो टॉर्क है वो आपको बचा नहीं पाएगा गिरने से, ठीक है। तो वो स्पीड क्या होगा बताओ, वो स्पीड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वो पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पे ये जस्ट ओवरटर्न होने वाला ही है, जस्ट अब गिरने वाला ही है, वो केस मान के चलते हैं। तो जब ये जस्ट गिरने वाला ही होगा तब होगा क्या, ये सिचुएशन बनेगा, और जैसे ही वो जस्ट गिरने वाला ही होगा या टर्न होने वाला ही होगा, ऐसे केस में ये जो टायर है अंदर वाला टायर, ये ग्राउंड से अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। गिरने के लिए तो करना पड़ेगा ना, देखो ये कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, हवा में नहीं चला जाएगा, ये कांटेक्ट बना रहेगा बाहर वाले टायर का, लेकिन अंदर वाला जो टायर है वो अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। तो जब अंदर वाला अपना कांटेक्ट छोड़ देगा टायर ग्राउंड से, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा था, ये नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कैसा। तो जब कांटेक्ट छूट जाता है तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ ओवरटर्न, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन N1 0 हो गया तो N1 का वैल्यू यहां पे डाल दो, तो क्या होगा बताओ, 0 इज इक्वल टू mg/2 माइनस mv²h अपॉन 2r है, ये हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको यहाँ ले आओ तो क्या आएगा, mv²h, इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, अपॉन 2ra दैट इज इक्वल टू mg/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, एंड v² विल बी इक्वल टू GRA अपॉन h, या फिर v इज इक्वल टू रूट ऑफ GRA अपॉन h। इस स्पीड पे अगर आप इस स्पीड तक पहुंच गए तो N1 0 हो जाएगा, यहीं से डिराइव किया ना हमने। तो अगर आप इस स्पीड पे पहुंच गए तो इसका मतलब N1 0 हो जाएगा। N1 0 होने का मतलब है कि इसने यहां से कांटेक्ट छोड़ दिया, अब ये यहां पे गिर जाएगा या फिर ओवरटर्न हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड किसके लिए, फॉर सेफ टर्न। अगर आपने इस स्पीड को पार किया तो इन केस यहाँ पे अगर आपका फोर व्हीलर भी है तो भी वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, ऐसे ओवरटर्न कर जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो फोर व्हीलर है वो ओवरटर्न ना हो, ऐसे ना गिरे, तो आपको इस स्पीड को पार नहीं करना है, दैट इज रूट ऑफ GRA अपॉन h।